हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ द अनदर क्राइम केस वीडियो। सो आज का जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि इस केस में फांसी हो जाती है तो शबनम केस का इतना ज़्यादा नाम नहीं लिया है कि शबनम केस क्या है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 बार बोला है तो मैं उसको किसी दिन कवर करूँगा फिर। तो आज का जो केस है वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो आज का केस ये है कि ये काफ़ी पुरानी बात है और कहा जाता है कि एक हरियाणा में घर था, कोठी थी, घर नहीं उसको हवेली कहेंगे, बहुत बड़ी कोठी थी। इतनी बड़ी कोठी थी कि उनके घर के बेडरूम तक उनकी गाड़ी पहुंच जाती थी, मतलब 4 व्हीलर जा सकती थी। और ये कोठी किसकी थी? ये कोठी है रेलूराम पुनिया की, जो एक टाइम पे विधायक हुआ करते थे, जो कि 1996 में चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। और कहा जाता है कि ये जो थे एक टाइम पे ट्रक क्लीनर हुआ करते थे, फिर आके रेलूराम पुनिया तेल के बिजनेस में आ गए। तेल के बिजनेस के बाद ये लोग पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं और पॉलिटिक्स से ये लोग विधायक बन जाते हैं। लेकिन विधायक बनने से पहले इनके पास काफ़ी ज़्यादा संपत्ति हो चुकी थी और कहा जाता है कि 1990 में इनके पास 50 करोड़ की नेटवर्थ हुआ करती थी। दैट मीन्स तुम सोचो उस टाइम पे जिस बंदे के पास 50 करोड़ वो कितनी रकम होगी। तो जो आज की स्टोरी है रेलूराम पुनिया पे है और रेलूराम पुनिया की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। ये दिस इज़ द रियल केस। तो रेलूराम पुनिया की इसके पास 163 एकड़ ज़मीन प्लस इसके पास दिल्ली और गुड़गांव हरियाणा यहाँ पे फ्लैट दुकानें वगैरह थी और लास्ट में इसके पास एक 25 एकड़ का फार्म हाउस था, जो कि काफ़ी बड़ी चीज़ है। और रेलूराम पुनिया ने 2 शादियाँ की थी। एक थी ओमी देवी से बेटा हुआ था इनको, पहला सुनील नाम था, एंड जो दूसरी थी वो थी कृष्णा देवी से 2 बेटियां थी। पहली बेटी का नाम सोनिया और दूसरी बेटी का नाम था प्रियंका, मतलब बड़ी बेटी सोनिया थी। अब सोनिया नाम तुम ज़्यादा याद रख लेना क्योंकि इस नाम का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होने वाला। और फिर सुनील जो बड़ा था तो उसकी शादी पहले कर दी गई क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ा था। उसकी वाइफ का नाम था शकुंतला। सुनील के 3 बच्चे थे, लोकेश, प्रीति, शिवानी। प्रीति जो थी वो करीब 2 महीने की थी, जो शिवानी थी वो थी 2 साल की और जो लोकेश था वो 3 साल का था। इस तरह इनकी फैमिली का डेटा है। दुनिया होती जो ताइक्वांडो का बड़ा शौक था और ताइक्वांडो भी सीखा भी करती थी, स्पोर्ट इवेंट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी। कि वहाँ पे एक लड़का आता है संजीव कुमार जूडो में मास्टर था, मतलब मास्टर उस तरह नहीं, मास्टर अच्छा प्लेयर था और काफ़ी अच्छा खेलता था। प्रैक्टिस वगैरह करते थे दोनों साथ में। तो धीरे धीरे दोनों के बीच में बात बनती है और फिर प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद वो शादी कर लेते हैं। लेकिन क्या था कि संजीव एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। तो जब ये बात रेलूराम पुनिया को पता चलती तो वो इस बात से बड़ा नाराज़ होता है और उसे बिल्कुल ये सही नहीं लगता। उनकी बेटी एक गरीब घर में शादी करे तो किसी को नहीं अच्छा लगेगा। तो हम खुश नहीं होता तो फिर भी अब बेटी है, स्वीकारना पड़ेगा, तो वो स्वीकार लेता है। तो जैसा कि तुम सभी जानते हो कि इंडिया में स्पोर्ट की हालत बहुत बुरी होती है। क्रिकेट की बात अलग है कि वहाँ पे पैसा ज़्यादा कमा लेते हैं लोग, लेकिन अनदर स्पोर्ट में बात करोगे तो ज़्यादा पैसा नहीं है। जूडो कराटे में भी इनका हाल यही हुआ लास्ट में संजीव का, कि कुछ वक्त जूडो किया फिर उसके बाद से नौकरी के लिए भटकने लगे। नौकरी के लिए काफ़ी भटके, नहीं मिल पाए, धीरे धीरे करके काफ़ी तलाशा, बात नहीं बनी। तो फिर जो इनकी बेटी थी सोनिया, जिसने शादी कर ली थी, तो वो अपने बाप के पास जाती है, पूनिया के पास। पूनिया से कहती है कि जो आपके पास 25 एकड़ का फार्म हाउस है वो बेच दो या फिर आप 163 एकड़ वाली ज़मीन बेच दो। उस ज़मीन से जो पैसा मिलेगा तो वो आप हमें दे देना, तो हम अपने पति को अपना कोई नया बिजनेस डलवा देंगे, तो ऐसा हो जाएगा। तो इस बात से पूनिया ने मना नहीं किया, वो भी तैयार था, पूनिया भी, क्योंकि बेटी थी उस टाइम। जब ये बात पता चलती है उसके बेटे को सुनील को, तो सुनील एकदम सा गुस्से में आ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरी ज़मीन, क्योंकि उसे ये डर था कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है वो चली जाएगी। तो वो एकदम गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपनी बहन के घर पहुंच जाता है जहाँ वो रहती है। तो वहाँ उससे कहासुनी हो जाती है। सुनी के बीच में सोनिया अपने हस्बैंड की रिवॉल्वर निकाल लेती है। लेकिन उस दिन कहा जाए तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये नहीं पता, लेकिन बंदूक से गोली चली नहीं और फिर सुनील घर आ जाता है। लेकिन जब ये से पता चलता है कि सुनील ज़मीन बेचने को रोक चुका है तो इससे बड़ी किलस होती है कि आखिर मैं ज़मीन बेचना चाहती हूँ और ये रोक रहा है तो ये गलत है। लेकिन ये अंदर से किलस चुकी थी और फिर इसको लगा कि अब अगर मुझे ज़मीन पानी है तो पूरी फैमिली को हटाना पड़ेगा। उसमें मेरी बहन हो, भाई हो, भतीजा हो, चाचा हो, कोई भी हो, सारे हटाने पड़ेंगे। 23 अगस्त के दिन सीन ये होता है कि जो इसकी बहन होती है, इसकी बहन का बर्थडे होता है, प्रियंका का,
प्रियंका उस टाइम पे हॉस्टल में रहती थी। ये जो सोनिया थी, सोनिया अपने घर से यानी दिल्ली से वहाँ पहुँचती है हरियाणा, हिसार जाती है। हिसार में जो फार्म हाउस होता है, फार्म हाउस में ये पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। ये जो पार्टी होती है बिना रेलूराम पुनिया को बताए हुए होती है, मतलब रेलूराम पुनिया बुलाए जाते हैं लेकिन ये बिना बताए ऑर्गेनाइज कर दी जाती है और बाद में सबको बुलाया जाता है, सुनील वगैरह सभी को। और ये खुद सोनिया खुद जाके हॉस्टल से अपनी बहन को लेके आती है। उस दिन तो खूब डीजे बजता है, खूब डांस होता है, खूब रात तक चलता रहता है। फिर क्या होता है कि जब सारे थक जाते हैं, रात हो जाती है, तो सारे थक के सोने जाते हैं। तो खाना खाने के बाद सोनिया की फरमाइश में खीर मंगाई जाती है और खीर सभी खाते हैं और खीर खा के सो जाते हैं। लेकिन इन सभी में किसी को ये नहीं पता था कि इस खीर में जहर नहीं, अफीम मिली हुई है, जिससे वो सारे बेहोश हैं प्रीति को छोड़ के। क्योंकि प्रीति छोटी थी, 2 महीने की थी, इसलिए वो बच गई थी। तो वो क्या था, वो सो रही होती है, अभी सभी पूरा फैमिली सो जाती है। तो सोनिया अपने हस्बैंड को बोलती है, संजीव को, कि अपनी पिस्टल निकालो और सबको मार दो। तो पहले तो इस बात से संजीव बड़ा मुकर जाता है कि नहीं ऐसा नहीं, बड़ा उसे वो लगता है कि पूरी फैमिली ख़त्म करना मतलब अजीब है, और वो उस चीज़ से बड़ा पीछे हट रहा होता है। तो इन दोनों में इस टाइम पे कहासुनी भी होती है, लेकिन अब उसकी वाइफ है तो उसे मानना पड़ जाता है इस बात को, तो वो मान जाता है फिर। लेकिन वो ये रिप्लाई देता है कि यहाँ पे लोग हैं 8 और मेरे रिवॉल्वर में गोली है 6, देन मैं 2 लोगों कैसे मारूँगा। तो वो एक गैरेज में जाती है घर के, और गैरेज से एक रॉड लेके आती है। रॉड लाने के बाद वो संजीव को देती है, और सबसे पहले ये अपने उस कमरे में जाते हैं जहाँ इनके पिता सो रहे होते हैं, यानी रेलूराम पुनिया, और उनके बगल में इनकी माँ सो रही होती है, जो कि सोनिया की सगी माँ होती है, वो सो रही होती है। इन दोनों के बीच में सुनील की बेटी प्रीति, जो 2 महीने की होती है, वो सो रही होती है। तो सबसे पहले ये वार करते हैं अपने बाप पे। सोनिया बोलती है कि आप मारो अब, तो वो मार देता है। फिर 3-4 बार जब अपने बाप पे कर लेती हैं, तो उसके बाद ये अपनी माँ पे बोलती हैं। लेकिन उससे पहले सोनिया अपनी माँ के मुंह के ऊपर तकिया से दबा के बैठती है। उसे लगता है कि तकिया से काम नहीं बनेगा, इसलिए वो कहती है रॉड मारो। तो जब रॉड मारता है तो 3-4 रॉड मारता है, वहाँ से भी काम हो जाता है। और इसी बीच क्या होता है कि जब वो रॉड मार रहा होता है तो हल्की सी रॉड मिस करके वो जो प्रीति होती है, छोटी बच्ची सो रही होती है, उस पर हल्की सी टच हो जाती है। अब वो सो रही थी खाली, वो बेहोश नहीं थी, इसलिए वो उठ जाती है और रोने लगती है। लेकिन जब वो उठ जाती है तो उठते ही ये बहुत तेज़ से एक रॉड मारता है और वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। मतलब 3 लोग ख़त्म हो चुके थे। इसके बाद क्या होता है कि इसका जो भाई होता है सुनील एक तरह से पहलवान था, मतलब तगड़ा सा लंबा चौड़ा इंसान था। और हरियाणा में तुम जानते हो पर्सनालिटी कैसी होती है ज़्यादातर लोगों की, तो जो सुनील था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा था। तो इन्होंने सुनील के कमरे में जाते हैं, सुनील सोनिया इसके हाथ पैर बांध देती है। उसके बाद जो संजीव होता है वो इस पर रॉड से वार करता है। अब पहलवान कितना भी हो, सर पे अगर रॉड मारी जाएगी तो ऑफकोर्स मर जाएगा। तो जो हाथ पैर बांधे गए थे खाली इसलिए क्योंकि उसे डर था कहीं अगर एक बार में उठ गया तो फिर इन लोगों को बचना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए बांधी गई थी। देन उसकी वाइफ शकुंतला फिर उसके बाद अपनी सगी बहन को मारती है, प्रियंका को रॉड। फिर उसके बाद 2 बच्चे बचते हैं, जो कि एक 4 साल का, एक 2 साल का, जो कि सुनील के बच्चे होते हैं, यानी कि दोनों को फिर मार देती है। अब घर में टोटल 8 लोग मर चुके हैं, और ये दोनों रात में डीजे खूब तेज बज रहा और यहाँ पे ऐसा कांड चल रहा। करीब 2 घंटे इस तरह चलता रहा, मारते रहे मरते रहे। फिर उसके बाद जब लास्ट में सब ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद ये संजीव को बोलती है कि इसे भी रॉड मारे। तो संजीव इसे रॉड मारता है और ये बेहोश हो जाती वहीं पे। अब बेहोश हुई थी या बेहोश का नाटक कर रही थी ये नहीं पता चला, तो वहीं पे बेहोश हो जाती। अब सुबह होती है, सुबह एकदम नॉर्मल होती है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं होता, बस सेम चल रही होती है, एकदम नॉर्मल सुबह हुई है। घर में नौकरों की एंट्री होती है, वॉचमैन की एंट्री होती है। सभी को लगता है कि ये लोग सो रहे हैं, देर रात तक पार्टी की इसलिए शायद सो रहे हैं, इसलिए घर में इतना सन्नाटा है। लेकिन बात कुछ और थी और किसी को ये नहीं पता था कि शायद अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन जब पहली मंजिल में इनका नौकर जाता है तो उसके देख के हालत ख़राब हो जाती है। फिर वो वॉचमैन अमर सिंह को बुलाता है और कहता है कि देखो ये क्या हुआ, पूनिया परिवार के 9 लोगों का मर्डर हो चुका है, पूरा घर खून से सना हुआ है। देखने वाली बात यह कि कोई जिंदा नहीं बचा। एकदम डर जाते हैं
पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस आती है, पुलिस को ये लगता है कि कोई बाहर से आके मार के चला गया है, क्योंकि घर का इंसान को ऐसा कर नहीं सकता। फिर उसके एम्बुलेंस बुलाई जाती है डेड बॉडीज़ उठाने के लिए। जब डेड बॉडीज़ को उठाया जा रहा होता है तो उसमें जब सोनिया की डेड बॉडी उठाई जाती है तो उसमें थोड़ा समझ आता है कि इसमें कुछ हलचल हो रही है, यानी नब्ज़ चल रही है। जब समझ आता है कि ये डेड बॉडी नहीं है, ये जिंदा है, तो पुलिस को ये होता है कि अगर पूनिया परिवार के एक भी फैमिली मेम्बर को बचा लेते तो हो सकता है कि ये केस सॉल्व करने में ईजी हो जाए। अंत इस सोनिया को लेके हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। हॉस्पिटलाइज करने के बाद ये 24 अगस्त चल रहा है और हॉस्पिटलाइज लाशें उठाई जा रही हैं। 23 अगस्त को बर्थडे था उसका। तो सारी बॉडी चली जाती हैं। फिर पुलिस थोड़ी तहकीकात करती है, नौकरों से पूछती है, सारे लोगों से पूछती है, जो पड़ोसी हैं, नौकर हैं, जो जो काम करता है उस घर में, जो भी रिलेटेड है इससे पूनिया परिवार से, तो उससे पूछताछ चलती है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि हुआ कैसे है। क्या होता है कि फिर पुलिस वाले पूनिया परिवार के दुश्मनों की लिस्ट निकालते हैं, और ये लिस्ट रियल में होती है, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी एक पॉलिटिकल कैरियर में था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, और उसके पास ऑलरेडी इतनी ज़मीन थी, इतना अच्छा व्यापार था, तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो उससे दुश्मनी करके बैठा होगा, पुरानी कोई रंजिश चल रही होगी, ऐसा कुछ सीन होगा। इसलिए पुलिस वाले उसके दुश्मनों की लिस्ट निकालते हैं। फिर आता है 25 अगस्त। 25 अगस्त को सोनिया होती है, सोनिया को होश आता है। अब होश आया इसका मतलब ये नहीं कि बेहोश थी, वो नाटक कर रही थी, ऐसा बताया जाता है। तो जब उसे होश आता है तो होश आने में फिर पुलिस थोड़ा पूछताछ करती है कि आखिर ये कैसे हुआ। तो वो जवाब देती है कि मैं बस ऐसे जा रही थी, पीछे ने किसी ने लोहे की रॉड मारी, मैं बेहोश हो गई, उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं आया। तो ऐसा जब सुन के पुलिस वाले भी ज़्यादा फोर्स नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि भाई वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा फेस कर रही है, क्योंकि पुलिस वालों को नहीं पता आखिर मसला क्या है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, तो पुलिस वाले फोर्स नहीं करते हैं। उसके बाद ऐसा होता है कि पुलिस वाले वापस जाते हैं। इस बार जाते हैं फॉरेंसिक टीम। अब इन्हें पुलिस वालों को ये लग रहा होता है कि कहीं पे वो कुछ ऐसी चीज़ छोड़ रहे हैं जो कि वाकई में है, चीज़ क्लू है, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम को इस बार लेके जाते हैं। फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, देखती है, काफ़ी देर तक तलाशी ली जाती है पूरे घर की, हर छोटी छोटी चीज़ चेक करी जाती है कि आखिर ये क्या है, क्यों है। और ये जब चेक करी जा रही है उन्हें एक डायरी मिलती है, और डायरी के अंदर एक लेटर। अब जो डायरी में राइटिंग थी वो लेटर की राइटिंग से मैच कर रही थी। तो पुलिस वालों को लगता है ये डायरी किसी की है। नौकरों से पूछते हैं और जो घर में रहते हैं सबसे पूछा जाता है कि भाई ये डायरी किसकी है। तो नौकर जवाब देते हैं कि ये डायरी सोनिया मैम की है। वो कहते हैं कि वही लिखती हैं, तो कहते हैं हाँ वही लिखती हैं। अब वो लिखती हैं, कोई और लिखता है ये नहीं पता। तो राइटिंग सेम थी। तो पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में सोनिया को दिखाई जाती है डायरी, अभी लेटर नहीं दिखाया जाता, खाली डायरी दिखाई जाती है। तो डायरी दिखाई जाती है कि पूछा जाता है ये डायरी तुम्हारी है, तो सोनिया कहती है हाँ मेरी डायरी है। तो कहती है राइटिंग भी तुम्हारी है, तो कहती है हाँ राइटिंग भी मेरी है। तो फिर पुलिस लेटर रखती है सामने, कहती है जब राइटिंग तुम्हारी है तो ये लेटर तुम्ही ने लिखा है, क्योंकि राइटिंग सेम मैच कर रही है। तो बहाने बनाने लगती है, लेटर नहीं ऐसा कुछ बहाने बनाती है। उसमें संजीव के लिए लेटर लिखा गया था, और लिखा यह था कि मैं अपने परिवार से नफरत करती हूँ, और इतनी नफरत करती हूँ कि हो सकता है मैं कुछ दिनों बाद उनको मार भी दूँ। तो मेरा साथ दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो ठीक है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। अब ऐसा लिखा था उस लेटर में। सोनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, इसलिए सबसे पहले उन्होंने संजीव को ढूंढना शुरू किया। संजीव कुमार दिल्ली में मिले, जो कि अपने फैमिली के साथ रह रहे थे, लेकिन उन्हें उठाया गया, थोड़ा टॉर्चर किया गया। टॉर्चर करने पे संजीव ने कहा कि हाँ उन्होंने ही ऐसा किया है। उनके रिकॉर्ड जो बयान हुए वो रिकॉर्ड कर लिए गए। फिर उसके बाद जब अलग से सोनिया को बिठाला गया तो सोनिया तब भी मुकर रही थी कि उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब संजीव के साथ बिठाया गया तो जब संजीव ने बोल दिया तो इसके फंस गए। अब तो भाई करना ही पड़ेगा। तो जब इन्हें पहली बार सेशन कोर्ट ले जाया जाता है इस केस के चक्कर में, तो वहाँ पे ये बोलती है कि ऐसा कुछ हमने किया नहीं, हम एक फंसाया दे रहे हैं, ऐसा कुछ हमने किया ही नहीं है। लेकिन जब इनके खिलाफ सबूत थे तो तभी साबित हो रहा था कि इन्होंने किया है, क्योंकि संजीव ऑलरेडी ऑन कैमरा बयान दिया था, सारे के सारे खिलाफ जा रहे थे। ये फाइल हुआ केस, फिर 3 साल तक इसकी सुनवाई होती रही। 3 साल बाद सेशन कोर्ट ने ये निकाला कि इन दोनों को 8 लोगों की मौत का जिम्मेदार मानते हुए इन्हें फांसी की सजा दी जाए। अब ये लोग जाते हैं हाई कोर्ट कि इस फैसले से ये लोग नहीं खुश थे, तो इसलिए हाई कोर्ट जाना पड़ा। तो हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट जो सेशन कोर्ट का फैसला होता है वो उम्र कैद में कर देते हैं। ये लोग तब भी नहीं सेटिस्फाई होते, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में फिर वही चीज़ होती है, हाई कोर्ट ने फैसला बदला था तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बदल दिया कि वापस से सेंटेंस कर दिया, फांसी की सज़ा कर दी।
मतलब पहले सेशन कोर्ट का फैसला बदला हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट का फैसला फिर से वही सेशन कोर्ट वाला हो गया सीन कि सेशन कोर्ट ही सही निकला। इन्हें फांसी की सज़ा देने के लिए तैयार हो गए। 21 मई 2007 को फांसी की डेट रखी गई। लेकिन अब इनके पास एक रास्ता बचा था बचने के लिए, वो थी राष्ट्रपति दया याचिका। मर्सी पिटीशन फाइल करो और शायद एक्सेप्ट हो गई तो फिर बच जाओगे तुम। मतलब कि फांसी नहीं दी जाएगी बल्कि उम्र कैद कर दी जाएगी। उस वक्त ये था कि चुनाव का टाइम था और उस वक्त कोई राष्ट्रपति था नहीं, जो इसलिए किसी ने नहीं देखा उनकी मर्सी पिटीशन। 3 साल बाद जब प्रणब मुखर्जी बनने के बाद काफ़ी टाइम बीता तो उन्होंने देखा उनकी मर्सी पिटीशन, तो उसको रिजेक्ट कर दिया। तो जो फांसी की सज़ा हो चुकी थी और मर्सी पिटीशन रिजेक्ट करने के टाइम काफ़ी लंबा टाइम हो चुका था, तो इस वजह से जो देरी आई थी, तो उस वक्त एक सुप्रीम कोर्ट ने नया फैसला लाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में फांसी में देरी हो चुकी है उन मामलों को फांसी से बदल के उम्र कैद कर दिया जाएगा। ये नसीब कहो या कुछ और, ये ऐसा ही था। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा होता है तो 15 मामले सुप्रीम कोर्ट चुनती है इन मामलों में जो कि लेट हो चुके होते हैं। उनमें से संजीव सोनिया का मामला भी होता है। अब संजीव सोनिया का मामला था और वो उम्र कैद में आ जाते हैं, यानी फांसी की सज़ा से बच के उम्र कैद में आ जाते हैं। अब ये क्या कहा जाए इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लिटरली ये काफ़ी ज़्यादा अजीब था कि सेशन कोर्ट ने कहा फांसी, फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा उम्र कैद, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा फांसी। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में एक नया फैसला ला के उसकी फांसी रोक दी। 15 लोगों बचे थे उसमें। अभी हाल ही की बात है, 2018 में संजीव फेक एविडेंस दिखा के पैरोल लेता है 15 दिन की, लेकिन वो 15 दिन की पैरोल लेने के बाद वो भाग जाता है, फरार हो जाता है। इधर जहाँ ये फरार होता है उधर सोनिया अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश करती है जेल में, फांसी से लटक जाती है। लेकिन ऐन वक्त पे पुलिस वाले देख लेते हैं जिससे वो बचा लेते हैं। यानी कि एक तरफ वो कानून था जो अब फांसी पे टांगने पे तुला था और दूसरी तरफ वो कानून आ चुका है जो बचा रहा था। उसके बाद क्या होता है, जब सुसाइड का अटेम्प्ट करती है तो सुसाइड का अटेम्प्ट देखते हुए सोनिया को एक स्पेशल जेल में रखा जाता है जहाँ पे ऐसे लोगों को रखा जाता था कि जो लोग फांसी वगैरह का अपने आप को करने के लिए तो स्पेशल जेल में रख देते हैं। टाइम बाद मेरठ से संजीव कुमार को पकड़ा जाता है बाबा के बेस में। अब लास्ट में मैं यही कहूँगा इस केस में कि अभी दोनों जेल में हैं और दोनों अब चल रही ज़िंदगी, जब तक ज़िंदगी है जब तक जेल में रहेंगे। बट मुझे उस चीज़ से बड़ी हैरानी हुई कि पहले एक तरफ वो जो कोर्ट था वो पूरी शिद्दत के साथ लगा था कि इन्हें फांसी दिलाई जाए, अब वही कोर्ट दूसरी तरफ दोनों को बचाने में लगा था। मुझे ये देख के काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, लेकिन क्या करूँ मैं, ये इस देश का कानून है, कानून का या कुछ और मुझे इस केस में एक चीज़ और कि सेशन कोर्ट ने कहा फांसी, फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा नहीं फांसी नहीं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा फांसी, फिर उसके बाद राष्ट्रपति ने कहा कि तुम्हारी दया याचिका रिजेक्ट कर दी गई। लेकिन लास्ट में क्या हुआ ये तुम सब जानते हो। और ये केस इसलिए और फेमस हुआ था कि इस केस में फांसी नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद आया था शबनम केस। नेक्स्ट वीडियो में मैं शबनम केस ज़रूर कवर करूँगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अनदर वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो में कोई कमी निकली हो तो कमेंट्स में करके ज़रूर बता देना। मैं मिलूँगा किसी दूसरी वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।